नमस्ते। पीरियोडिक टेबल को एक परिवार की तरह सोचिए। तो जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं ना, वो हैं उस परिवार के सबसे दिलचस्प सदस्य, थोड़े पेचीदा लेकिन ढेर सारे अनोखे गुणों वाले। तो आज की हमारी इस चर्चा में हम इन्हीं एलिमेंट्स के रूल बुक और उनके बागियों की कहानी को समझेंगे। तो सबसे पहला सवाल, आखिर किसी मेटल को उसका खास कैरेक्टर मिलता कहाँ से है? मतलब लोहा मैग्नेटिक क्यों है? कॉपर बिजली का इतना अच्छा कंडक्टर क्यों है? और सोना सोना इतना क्यों चमकता है? इन सब सवालों का राज उनके एटम्स के बिल्कुल अंदर, उनके इलेक्ट्रॉन्स के अरेंजमेंट में छिपा है। अच्छा, इन प्रॉपर्टीज को समझने से भी पहले हमें एक बहुत बेसिक सवाल का जवाब ढूंढना होगा। वो ये कि ट्रांजिशन एलिमेंट या संक्रमण तत्व आखिर होता क्या है, क्योंकि सारी कहानी आप यकीन मानिए यहीं से शुरू होती है। तो देखिए, केमिस्ट्री की जो ऑफिशियल रूल बुक है IUPAC, वो हमें एक परिभाषा देती है। वो कहती है कि एक ट्रांजिशन एलिमेंट वो मेटल है जिसके न्यूट्रल एटम या उसके आयनों में डी सबशेल, मतलब आप कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन का एक खास घर, वो अधूरा भरा हो। ये जो शब्द है ना, अधूरापन, इनकम्प्लीट, यही सब कुछ है। इसका सीधा सा मतलब है कि डी सबशेल में 1 से लेकर 9 तक इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। और मजे की बात यह है कि यही कमी, यही खाली जगह इन एलिमेंट्स को उनकी सारी इंटरेस्टिंग केमिस्ट्री और प्रॉपर्टीज देती है। लेकिन एक मिनट रुकिए, क्या इसका मतलब यह है कि डी ब्लॉक में आने वाले सारे एलिमेंट्स ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं? जवाब है नहीं। जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी जैसे एलिमेंट्स को देखिए, उनके पास D10 कॉन्फ़िगरेशन होता है, मतलब डी सबशेल पूरा भरा हुआ। तो वो डी ब्लॉक में तो है, पर डेफिनेशन के हिसाब से टेक्निकली ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है। तो देखा, कुछ बागी तो हमें शुरू में ही मिल गए। देखिए, हर एलिमेंट की जो पहचान है ना, वो उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लिखी होती है। ये उस एटम का एक तरह से आर्किटेक्चरल ब्लूप्रिंट है। तो चलिए 3D सीरीज के इसी ब्लूप्रिंट पर जरा गौर करते हैं। अगर हम स्कैंडियम से शुरू करें तो हमें एक पैटर्न नजर आता है, एक ऐसा पैटर्न जो लगभग प्रेडिक्टेबल है। पहले 4s ऑर्बिटल भरता है और फिर एक एक करके इलेक्ट्रॉन्स 3D ऑर्बिटल में जाने लगते हैं। सुनने में तो बड़ा सीधा साधा नियम लगता है ना? पर जैसा कि मैंने कहा, केमिस्ट्री को सरप्राइज बहुत पसंद है। जी हाँ, केमिस्ट्री हमेशा सीधी सपाट नहीं होती। अब हम मिलने वाले हैं डी ब्लॉक के असली बागियों से, वो एटम्स जो इस प्रेडिक्टेबल ब्लूप्रिंट के नियमों को मानने से साफ इनकार कर देते हैं। तो पेश है हमारा पहला बागी, क्रोमियम। आप देखिए, नियम के हिसाब से तो इसका कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए था आर्गॉन 3d4 4s2, पर क्रोमियम को नियम कानून की कोई परवाह नहीं है। इसका असली कॉन्फ़िगरेशन है आर्गॉन 3d5 4s1। कमाल है, 4s ऑर्बिटल का एक इलेक्ट्रॉन छलांग लगाकर 3D में पहुंच गया। और सुनिए, क्रोमियम इस बगावत में अकेला नहीं है। हमारा दूसरा बागी है कॉपर, और इसकी कहानी भी कुछ ऐसी ही है। हम उम्मीद कर रहे थे R3d9 4s2 की, पर हमें मिलता क्या है? R3d10 4s1। एक बार फिर वही हुआ, 4s का एक इलेक्ट्रॉन कूदकर 3D में चला गया। तो अब जाहिर है, दिमाग में सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि आखिर ये नियम तोड़ ही क्यों रहे हैं? नेचर में हर चीज के पीछे कोई ना कोई वजह तो होती ही है। और इसका जवाब सिर्फ एक शब्द में छिपा है, स्टेबिलिटी, यानी स्थिरता। इस यूनिवर्स की हर चीज की तरह एटम्स भी सबसे कम एनर्जी वाली, सबसे स्टेबल स्टेट में रहना पसंद करते हैं। और होता यह है कि जो हाफ फिल्ड यानी D5 और जो कंप्लीटली फिल्ड यानी D10 सबशेल्स होते हैं, वो एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं। तो क्रोमियम नियम तोड़ता है D5 वाली स्टेबिलिटी पाने के लिए, और कॉपर तोड़ता है D10 वाली स्टेबिलिटी के लिए। एनर्जी के लिहाज से देखें तो ये उनके लिए एक ज्यादा फायदे का सौदा है। और कमाल की बात यह है कि ये कोई इत्तेफाक नहीं है। अगर हम अगली रो यानी 4D सीरीज में झांकें तो हमें बिल्कुल यही पैटर्न फिर से देखने को मिलता है। मोलिब्डेनियम Cr की तरह बर्ताव करता है और सिल्वर कॉपर की तरह। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये क्वांटम वर्ल्ड में स्टेबिलिटी का एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है। तो ठीक है, हमने एटम का ब्लूप्रिंट तो देख लिया। अब देखते हैं कि इस ब्लूप्रिंट से असल में कैसी इमारत खड़ी होती है। चलिए अब बात करते हैं इन एलिमेंट्स की यूनिक सुपर पावर्स की। यही जो इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल्स है ना, इन्हीं की वजह से इन एलिमेंट्स के पास सुपर पावर्स का पिटारा खुल जाता है। जैसे ये अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट्स बदल सकते हैं, रंगीन आयंस बना सकते हैं, मैग्नेटिज्म दिखाते हैं, बहुत पावरफुल कैटलिस्ट का काम करते हैं, और तो और कमाल के एलॉयज भी बनाते हैं। ये सब कुछ उन डी इलेक्ट्रॉन्स के यूनिक डांस का ही नतीजा है।
कभी सोचा है कि इन एलिमेंट्स के कंपाउंड्स अक्सर इतने कलरफुल क्यों होते हैं? इसका राज छिपा है डी ट्रांजिशन में। इसमें होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेकर एक डी ऑर्बिटल से दूसरे में जंप करता है। जिन एलिमेंट्स के पास D0 या D10 कॉन्फ़िगरेशन है, जैसे जिंक आयन, वो कलरलेस होते हैं। क्यों भला? क्योंकि या तो जंप करने के लिए इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, या फिर जंप करने के लिए खाली जगह ही नहीं है। सिंपल। और मैग्नेटिज्म का क्या? एक बार फिर कहानी वही है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, जिसे हम n से दिखाते हैं, वही सब तय करती है। जितने ज्यादा अकेले इलेक्ट्रॉन्स, उतना ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पुल। और हमारी एवरीडे लाइफ में इसका क्या मतलब है? जो हम ब्रास यानी पीतल, कॉपर प्लस जिंक, और ब्रॉन्ज यानी कांसा, कॉपर प्लस टिन देखते हैं, ये एलॉयज इसीलिए बन पाते हैं क्योंकि इन ट्रांजिशन मेटल्स के एटम्स का साइज लगभग एक जैसा होता है, तो वो एक दूसरे के क्रिस्टल स्ट्रक्चर में बड़ी आसानी से फिट हो जाते हैं। तो आखिर में एक सवाल पर सोचते हैं, अगर ये नियम तोड़ने वाले एलिमेंट्स जो स्टेबिलिटी की तलाश में बने बनाए रास्तों से हट जाते हैं, वही हमारी मॉडर्न दुनिया की मजबूत रीढ़ हैं, तो ये इम्परफेक्शन की यानी अपूर्णता की ताकत के बारे में हमें क्या सिखाता है?